अच्छा, मैं डिस्कस कर रहा था ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस। तो अब क्या डिस्कस कर रहा था मैं कि अगर लीवर डैमेज है किसी डिजीज की वजह से किसी पेशेंट का, तो अगर हम कोई ऐसी मेडिकेशन उसको एडमिनिस्टर करते हैं लीवर डैमेज या लीवर डिसफंक्शनिंग के प्रेजेंस में, जिसका मेटाबॉलिज्म उसके लीवर के ही थ्रू होना है, तो क्या होगा कि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकेगा। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो अब तक तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे ही आ गए होंगे माइंड में, कि मेटाबॉलिज्म अगर नहीं हो रहा तो क्या होगा कि उसके जो लेवल्स हैं ब्लड में वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से टॉक्सिक लेवल प्रोड्यूस होगा और अल्टीमेटली डेथ कॉज हो सकती है, लेथल कंडीशन वगैरह प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इस तरह की इंटरेक्शंस को क्या बोला जाता है, ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है एनसेड्स, जो है कैन वर्सन किडनी फंक्शनिंग इन पेशेंट्स विद। नेक्स्ट स्लाइड इसकी कटा हुआ है वहां से। क्रोनिक किडनी डिजीज, सही है। तो क्या होगा कि किडनी डिजीज जिनको ऑलरेडी है पेशेंट्स में, हाँ ये केस भी है बिल्कुल। एक तो मैंने आपको एग्जांपल दी और दूसरा ये सेकंड केस है कि जिसमें एक ऑलरेडी हमारे अंदर जो कोई एक डिसफंक्शनिंग हो गई है किसी ऑर्गन की, किसी डिजीज की वजह से। और सेकेंडली क्या होगा कि अगर हम कोई ड्रग यूज करते हैं जिसका मेटाबॉलिज्म उस स्पेसिफिक ऑर्गन ऑर्गन से ही होना है, तो क्या होगा कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से उसकी जो इंटेंडेड जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। और दूसरी सेकंड यही है कि अगर हम जैसे हमारे पास एनसेड्स हैं, वो जो है हमारी जो किडनी है उसको जो डिसफंक्शनिंग है उसको वर्सन करते हैं, उसको मजीद बिगाड़ देते हैं एनसेड्स का अगर ज्यादा यूज किया जाए काफी। सही है। तो ऐसी कंडीशंस डिजीजेस जिनमें क्या होगा कि किडनी जो है वो डिसफंक्शनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और उसके बाद हम जो है वो एनसेड्स वगैरह यूज करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि किडनी जो है वो फंक्शनिंग मजीद बिगड़ जाएगी और किडनी फेलियर की तरफ जो है वो ये एक कंडीशन मूव कर सकती है। ये ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस में इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, फैक्टर्स इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस, बस ये बेसिक जो हमारी थी लास्ट जितनी भी स्लाइड्स उनको हमने इन डेप्थ ही डिस्कस करना था, तभी जो है इतना टाइम लगा उन पे। बाकी इंशाल्लाह इनको हम जो बाकी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं इनको हम वन बाय वन जल्दी से देख लेते हैं। इनमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल है फैक्टर्स इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस, पॉलीफार्मेसी टेकिंग मल्टीपल मेडिकेशंस। जैसे कि क्या होता है कि एक ही वक्त में काफी पेशेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं को अपने, मैंने तो इवन कि ऐसा भी देखा है, आप लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा एक्सपोजर, कि जिसमें लोग जो है वो एक ही इफेक्ट गेन करने के लिए, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, वो कई किस्म की सेम जो है ना, वो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था उसमें अपना एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन में, तो क्या हुआ था कि वो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट की तरफ वो मूव कर जाते हैं, किस अपनी एक साइकी की वजह से, एक अपना उस पे साइकोलॉजिकल बेसिस पर, क्योंकि वो समझते हैं कि यार ये जो है ना एसिटामिनोफेन और ब्रूफेन जो है ना इससे मुझे जल्दी आराम आ जाता है, तो वो क्या करते हैं कि पॉलीफार्मेसी की तरफ चले जाते हैं। एक ही वक्त में वो काफी जो है ना, वो एक ही वक्त में वो एसिटामिनोफेन भी यूज कर रहे होंगे और उसी के साथ साथ आइबुप्रोफेन भी यूज कर रहे होंगे। तो पॉलीफार्मेसी में यही होता है कि एक ही टाइम पे आप मल्टीपल ड्रग्स जो है, मेडिसिन जो है वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। ये भी एक रिस्क है, ड्रग इंटरेक्शन का एक फैक्टर है। उसके अलावा एज है, साफ ज़ाहिर है एज जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि ड्रग इंटरेक्शंस में, क्योंकि एज, अब इसमें अगर हम इसको इन डेप्थ कंसीडर किया जाए तो वो क्या होगा, एज में क्या होता है, जब एज में इंक्रीज होती है तो बंदा उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो मेजर ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट, किडनी, उसके अलावा लीवर हो गया, स्टमक वगैरह, तो ये जो है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, जिनकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं होती, मेल फंक्शनिंग की तरफ ये मूव कर चुके होते हैं, डिसफंक्शनिंग, इवन के फेलियर भी हो जाता है, किडनी फेलियर, लीवर डिसफंक्शनिंग, हार्ट फेलियर और इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं, तो ये एज फैक्टर जो है उसकी वजह से होती हैं।
अब एज फैक्टर की वजह से वो जो ऑर्गन फेलियर या ऑर्गन फंक्शनिंग या वो मेल फंक्शनिंग जो हो गई, वो उससे क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि ड्रग इंटरेक्शंस प्रोड्यूस होंगे। सही है। उसके अलावा लीवर लीवर डिसफंक्शनिंग में हमने डिस्कस कर लिया इसको, कि वो किसी मेटाबॉलिज्म, किसी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म कर रहा था, और अगर वो खुद ही डैमेज है या किसी डिजीज की वजह से उसके ऊपर कोई असर हो चुका है उसकी फंक्शनिंग पे, तो वो किसी आने वाली ड्रग का, ऐसे ड्रग का जिसको वो मेटाबोलाइज करता है, उसको सही से मेटाबोलाइज नहीं करेगा, फिर उसके मेटाबॉलिज्म नहीं होने की वजह से उसके जो थेरेप्यूटिक लेवल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, टॉक्सिसिटी, उसके अलावा ओवरडोजिंग, लेथल कंडीशन, वो पूरी साइंस हो जाएगी। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब क्या है कि जो हमारे पास कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप लोगों ने स्टडी करना है, आप लोगों ने कंसीडर करना है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अगर तो आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि ड्रग इंटरेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए आपने कुछ मेयर्स जो है वो अडॉप्ट करने होंगे, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है, आपको फार्माकोलॉजी जो है वो ड्रग्स की वो बिल्कुल अच्छे से रटी होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे हो आपके। तभी जो है वो जाके आप जो है ना ड्रग की पूरी प्रोफाइल जो है ना उसको कंसीडर करते हुए कोई सी दो या इससे ज्यादा ड्रग्स के आपस की इंटरेक्शंस को मॉनिटर कर सकेंगे, और उसको एज अ प्रिवेंटिव मेयर यूज करके इन फ्यूचर उसकी जो एक चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी थी इंटरेक्शन की, उसको आप बचा सकेंगे, प्रिवेंट कर सकेंगे। तो क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए किसी भी ड्रग का। उसके अलावा मेटाबॉलिक पाथवेज, मेटाबॉलिज्म अभी हमने इतनी बार डिस्कस किया, उसका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, किस किस पाथवे से होते हुए वो जाती है, कौन सा ऑर्गन उसको मेटाबोलाइज करता है, किस स्पीड या रेट के साथ कि उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, ये भी हमने कंसीडर करना है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हमारे पास इसमें क्या होता है कि रिकग्नाइजिंग पोटेंशियल क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ये है कि आपने प्रिवेंटिव मेयर्स जो है वो आपने अडॉप्ट करने होते हैं इन फ्यूचर। आप अगर ड्रग इंटरेक्शंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आपने कुछ प्रिवेंटिव मेयर्स, जो गाइडलाइंस या एसओपीज जो है उनको डिजाइन करना होगा, और जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की टीम है, उन सबको आपने वो जो एक डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में उनको प्रोवाइड करना होगा, ताकि वो अपनी डेली रूटीन की प्रैक्टिस में उसको इम्प्लीमेंट करें और ड्रग इंटरेक्शन से वो उसको प्रिवेंट कर सकें। तो ये क्या होगा कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के थ्रू ये हो सकता है कि आपने क्या होगा, क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस या आप जब आपने करनी है अपने उस एरिया में, अपने प्रैक्टिसिंग एरिया में, और इसके साथ साथ आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ये भी आ जाता है कि आपने रिकग्नाइज करना है ड्रग इंटरेक्शंस को टाइम टू टाइम। जैसे आपका नई नई इंटरेक्शन जो होती हैं ड्रग के अंदर, नए नए पेशेंट्स आके रिपोर्ट करते हैं, हर दिन कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रही होती है, तो नई नई जो रिपोर्टिंग होती है हर दिन, उसको आपने स्टडी करना है, क्लिनिकल अंडर कंसिडरेशंस में रखना है उसको, और उसकी बिहाफ पे, उसकी बेसिस पे आपने इन फ्यूचर जो प्रिवेंट करना है ड्रग इंटरेक्शंस को, उसके लिए एसओपीज या गाइडलाइंस डिजाइन करके आपने इम्प्लीमेंट करना होगा। ये है। उसके अलावा है मैनेजिंग ड्रग इंटरेक्शन, मेडिकेशन रिकॉन्साइलेशन, रिव्यूइंग मेडिकेशन लिस्ट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इंटरेक्शंस। ये वही बात है, फार्माकोलॉजी जो है उसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। ओवरऑल ड्रग की जो कंप्लीट प्रोफाइल है, जब तक आपको उसके बारे में नहीं आइडिया होगा, उसमें भी फिर एक मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका मेटाबॉलिक पाथवे, ये दो चीजें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ड्रग इंटरेक्शंस को कंसीडर करने में, उनको स्टडी करने में, उनको प्रिवेंट करने में। उसके अलावा मॉनिटरिंग है, रेगुलरली मॉनिटरिंग पेशेंट्स फॉर साइंस ऑफ इंटरेक्शंस। बिल्कुल ऐसा है, जब एक ट्रीटमेंट थेरेपी चल रही होती है तो उस थेरेपी के ड्यूरिंग दौरान आप मॉनिटर कर रहे होते हैं पेशेंट को, उससे पूछते हैं कि आपके कोई साइड इफेक्ट्स कोई आपको फेस करना पड़ रहे हैं, आपका इनकाउंटर हुआ है कोई किसी नए साइड इफेक्ट के साथ, या कौन कौन से साइड इफेक्ट्स जो है वो आपको देखने में आ रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके अंदर कोई भी मेडिकेशन यूज करने में। तो ये मॉनिटरिंग में आ जाता है। टाइम टू टाइम आप ड्यूरिंग थेरेपी, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ड्यूरेशन,
आप जो है ना वो उससे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन फ्यूचर आप उससे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस तरह इस डायरेक्शन में ये जो है वो एक उसकी थेरेपी या ट्रीटमेंट मूव कर रही है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज में ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकती हैं। तो उसको आप प्रिवेंट कर लेते हैं। उसके अलावा है डोज एडजस्टमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक पाथवे के बाद डोज एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि लास्ट क्लास में आई थिंक सो मुझे याद है कि टॉलरेंस और डिपेंडेंस और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट थे हमने डिस्कस किए थे, जिसमें टॉलरेंस अगर किसी पेशेंट में हो जाती है प्रोड्यूस, तो क्या होता है कि पेशेंट जो है वो 50 mg से स्टार्ट हुआ था कोई ड्रग यूज करना। 50 mg जो है वो उसको लगातार करता रहा यूज, काफी लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज करते 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 उसमें क्या हुआ कि एक टॉलरेंस उसमें प्रोड्यूस हो गई। उसके अंदर एक बर्दाश्त आ गई उस 50 mg के ऊपर कि अब वो 50 mg अगर लेगा तो उसका जो ऑप्टिमल जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि अब उसको सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए डोज इंक्रीज करवानी होगी। तो क्या होगा कि डोज एडजस्टमेंट भी बहुत जरूरी होती है इन केस ऑफ टॉलरेंस और इस तरह के काफी वो हो जाते हैं। और उसके अलावा काफी ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस में ऐसा होगा। इंशाल्लाह लास्ट में हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, जिसमें डोज डोज एडजस्टमेंट एक प्रिवेंटिव मेयर होगा उसमें, एज अ कंक्लूडिव या एज अ कॉशनरी मेयर जो है वो उसको हम कंसीडर करेंगे डोज एडजस्टमेंट को। तो डोज एडजस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि किसी एक ड्रग की डोज के ज़्यादा होने की वजह से किसी दूसरी ड्रग के ऊपर उसका इफेक्ट या उसका जो मैकेनिज्म है वो असरअंदाज होता है। तो ये भी आ जाता है, इसके डोज एडजस्टमेंट के थ्रू भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं ड्रग इंटरेक्शन को। उसके बाद हमारे पास है कि रिसोर्सेज बिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो हमारा एक रोल है अब इसी मॉडर्न जो दौर चल रहा है, हमारा टाइम है, इसमें हमने क्या करना है। उसमें ड्रग इंटरेक्शन डेटाबेसेस हैं, जिसमें हमारे पास कोई एप्लीकेशंस आ जाती हैं। डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम एंटर हों तो हमारे पास काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे लेक्सिकॉम है, उसके अलावा माइक्रोमेडिक्स है। इनको अगर हम यूज़ करें, ये ऐप्स हैं, आप इनको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके और अपना साइन अप करके इसमें अकाउंट वगैरह बना के आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं डेली अपने रूटीन लाइफ में, अपनी प्रैक्टिस में भी। इवन कि अगर आप किसी क्लिनिक में, फार्मेसी में, अगर आप एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट या इंटरेक्शंस वगैरह को आप प्रिवेंट करने के लिए अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो इनको यूज करके आप जो है ना वो जो अंडर कंसिडरेशन हो, इवन की ऐसा भी है, ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जिनमें आप प्रिस्क्रिप्शन जो है आपने आपके सामने कोई आई, उस पूरी प्रिस्क्रिप्शन को आप कैप्चर करके और उस ऐप में आप अपलोड करते हैं, जिसकी उसमें क्या होता है कि पूरी उस प्रिस्क्रिप्शन की इवेल्युएशन होके इवेल्युएटेड डेटा जो है वो आपके सामने आ जाता है। इसमें ड्रग इंटरेक्शंस, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गई प्रिस्क्रिप्शन की, कि उसको रीड करना, उसमें क्या डोज लिखी है, क्या फ्रीक्वेंसी लिखी है, ये सारी A to Z जितने भी प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड जो डीलिंग्स हैं वो उसको आप टैकल कर सकते हैं। इवन के इस तरह की भी एप्स हैं। तो ड्रग इंटरेक्शंस वन ऑफ देम है। ड्रग इंटरेक्शंस को आप इन एप्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन किसी आप प्रिस्क्रिप्शन में वो कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू। तो डेटा बेसिस ऐसे हैं जिनमें आप इनको यूज कर सकते हैं यार। ये लेक्सिकॉम है, माइक्रोमेडिक्स है, और उसके अलावा दो से तीन आपने पूछी हैं, तो तीसरी एक और भी है हमारे पास, ये मेरे माइंड में नहीं है। चले, मैं आपको इंशाल्लाह ये बता दूंगा तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि क्या है क्लिनिकल गाइडलाइंस, वही जो ऊपर हमने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में डिस्कस किया था कि जो हेल्थ केयर टीम है वो आपस में मीटिंग करके एक, और उसके अलावा कोई गाइडलाइंस SOPs जो हैं वो एक डिजाइन करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। क्लिनिकल गाइडलाइंस में हमारे पास यही आ जाता है कि जो हमारा एविडेंस बेस्ड डेटा है, जो हमने फार्माकोविजिलेंस, वो हम इसमें वो स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट ही। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें
हेडिंग में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो उसने वो डिस्कस किया हुआ है कि उसके साथ एंगेज करना है आपने। एसोसिएशंस होती हैं ऐसी इंटरनेशनल, जिनमें फार्मासिस्ट का रोल होता है ड्रग इंटरेक्शंस से रिलेटेड, उनको प्रिवेंट करने में, उनको रिपोर्ट करने में डेली बेसिस पर। आप किसी भी एरिया में, फार्मेसी में हो, हॉस्पिटल में हो, क्लिनिक में हो, आप जिस भी एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास पेशेंट्स आते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि आप एक मेडिकल उसमें एरिया में हो, फील्ड में हो और हेल्थ केयर उसमें टीम में हो, और आपके पास कोई पेशेंट के साथ आपके इंटरेक्शन ना हो, जो आपके आपके पास आके वो आपको बताए नहीं कि मुझे ये इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये दवाई मैंने खाई डॉक्टर साहब और मुझे इस तरह के मेरा मेरे ऊपर इस दवाई ने असर किया और ये वो। तो डेली बेसिस पे कुछ नए भी आ रहे होते हैं, कुछ दोबारा दोबारा सेम पेशेंट में या किसी डिफरेंट पेशेंट में सेम साइड इफेक्ट्स, या फिर इस तरह की जो इंटरेक्शंस वगैरह, ड्रग इंटरेक्शन वगैरह, वो भी रिपोर्ट हो रही होती है। तो ये एक फार्माको विजिलेंस का एक इंस्टीट्यूट है, या एक हमारे पास क्या बोल सकते हैं, एक टर्म है, बल्कि इसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसकी एसोसिएशंस होती हैं हर कंट्री की अपनी, फार्माको विजिलेंस के ऊपर। तो वो फार्माको विजिलेंस का एक जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि आप जो है फ्रॉम रिपोर्टिंग साइड इफेक्ट्स और ड्रग इंटरेक्शन, इस तरह के जितने भी नेगेटिव फीडबैक्स हैं, उनको फ्रॉम रिपोर्टिंग, फ्रॉम कलेक्टिंग एंड टू फॉरवर्डिंग टू अथॉरिटीज लाइक, जो कि डील कर रही होती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में ड्रैप है। इस तरह की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं उन तक उनको रिपोर्ट करना, ये पूरा प्रोसेस जिसमें 4-5 स्टेप्स हैं, फ्रॉम कलेक्टिंग डाटा, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, टू फॉरवर्डिंग टू अथॉरिटीज, एंड फ्रॉम उसके अलावा उनसे फिर रिटर्न आपने लेना होगा जिसको फीडबैक बोलते हैं। फिर उसकी उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस या एसओपीज वो जो अथॉरिटीज हैं वो आपको इशू करेंगी, उनको आपने इम्प्लीमेंट करना होगा। ये पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट ये फार्माको विजिलेंस में आ जाता है। तो ये भी, इसमें भी फार्माको विजिलेंस में भी फार्मासिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो अभी सब जो हमने डिस्कस किया, ये उसी फार्मासिस्ट का ही रोल होता है, उनको मैनेज करने में, ड्रग इंटरेक्शंस को मॉनिटर करने में, प्रिवेंट करने में, प्रिवेंटिव मेयर्स जो है वो उनको गाइडलाइंस में इंट्रोड्यूस कराने में, एसओपीज वगैरह जो है उनको फॉलो कराने में, इम्प्लीमेंटेशन कराने में फार्मासिस्ट का ही रोल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकेशन एरर्स। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीइंग क्लिनिकल या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मेडिकेशन एरर को आपने कंसीडर करना होता है, जिसमें मेडिकेशन एरर को तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। मेडिकेशन एरर्स आर प्रिवेंटेबल इवेंट्स दैट कैन कॉज और लीड टू इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज और पेशेंट हार्म। मेडिकेशन का अगर इनएप्रोप्रिएट, गैर मुनासिब यूज अगर किया जाएगा, वो गैर मुनासिब जो यूज है उसको हम आगे वन बाय वन स्टडी करेंगे उसमें क्या क्या फॉल करता है। तो गैर मुनासिब सा जो इन अप्रोप्रिएट यूज है, मतलब जो उनका रैशनल यूज है, एक होगा रैशनल यूज, एक होता है इन अप्रोप्रिएट यूज। रैशनल यूज में ये होता है कि उनको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने गाइडलाइंस, एसओपीज जो उन्होंने इशू किए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए, उनके साथ उनको मीट करते हुए जो जैसे उनको यूज किया जाएगा उस प्रीमिसेस के अंदर, तब वो जो यूज होगा उसको रैशनल यूज बोला जाएगा। अगर उससे हट के, उसकी अगर वायलेंस करके अगर उन मेडिकेशंस का यूज किया जाएगा, उन गाइडलाइंस, उन एसओपीज की वायलेट करके और यूज किया जाएगा, तो वो इन अप्रोप्रिएट यूज होगा, जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर्स, जिनमें वन ऑफ देम मेडिकेशन अपना ड्रग इंटरेक्शन भी आता है। तो मेडिकेशन एरर्स को हम देख लेते हैं वन बाय वन, कि इन अप्रोप्रिएट यूज की वजह से जो है मेडिकेशन एरर्स होते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं, कौन से कॉज होते हैं जिनकी वजह से मेडिकेशन एरर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रिस्क्राइबिंग एरर। तो ये उसमें रॉन्ग मेडिकेशन किसी फार्मासिस्ट ने या किसी नर्स ने या इवन के किसी फिजिशियन ने, डॉक्टर ने दे दी पेशेंट को, उसने यूटिलाइज कर ली डोज जो है वो डॉक्टर ने, या ये हर एक स्टेप पे होगा, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनमें से किसी ने रॉन्ग मेडिकेशन दे दी, रॉन्ग डोज दे दी, रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस दे दी, क्योंकि हम गाइड कर रहे होते हैं पेशेंट को, फार्मासिस्ट या नर्स या इवन के फिजिशियन या डॉक्टर जो है वो बताते हुए जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, उसमें कोई आपने कोई गलत कॉन्सेप्ट दे दिया, गलती से कोई उसको कोई और चीज बतानी थी, कोई और बता दी, तो ये भी उसमें क्या आता है कि प्रिस्क्राइबिंग जो एरर्स हैं उसमें आ जाता है।
प्रिस्क्रिप्शन एरर्स में आ जाता है, जो कि मेडिकेशन एरर की वजह बनते हैं। एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं कि पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड द रॉन्ग एंटीबायोटिक फॉर देयर इन्फेक्शन। अब एक ये जो किसी को अगर ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो उसके लिए जो है ना उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जिसका ट्यूबरक्लोसिस उसके स्पेक्ट्रम में नहीं आता। उस एंटीबायोटिक ने ट्यूबरक्लोसिस को कवर ही नहीं करना। वो किसी और थेरेप्यूटिक इंडिकेशन के लिए यूज हो रही है, लेकिन किसी डॉक्टर ने, अपना फार्मासिस्ट ने या नर्स ने या सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू उस पेशेंट ने यूटिलाइज अगर उसको कर लिया, तो क्या होगा, इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उसको मेडिकेशन एरर होगा, जिसकी वजह से अगर कॉन्सिक्वेंसेज की बात की जाए तो उसको जो इंटेंडेड उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस को उसने कंट्रोल करना था, ट्रीट करना था, वो नहीं हो सकेगा। सेकेंडली क्या होगा कि उसको जो उसने एंटीबायोटिक यूज की है, अब वो ट्यूबरक्लोसिस को तो उसने कवर किया ही नहीं। एक तो ये नुकसान हो गया। सेकेंडली क्या होगा कि जो उसके जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसने किल करना है, या बायोस्टैटिक इफेक्ट, बैक्टीरियोस्टैटिक सॉरी इफेक्ट या बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट देना है, अगर उसने उन बैक्टीरियाज पर उसने इफेक्ट कर दिया, कोई बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया या बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा कि उसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसके चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे इन फ्यूचर। अगर जिस एंटीबायोटिक्स को बायोटिक को उसने यूज किया था, उसके अंडर उसके स्पेक्ट्रम में जितने जो वो थी इन्फेक्शंस फॉल करते हैं, वो अगर इन फ्यूचर कोई इन्फेक्शन उसका उस तरह का हो गया और आपने जो है वो सेम एंटीबायोटिक अगर आपने यूज की, तो क्या होगा कि वो तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसका इनकाउंटर हुआ हमारी बॉडी के साथ, और उसने जो है ना उन ऑर्गेनिजम्स को जिनको किल करना था, हमने उन ऑर्गेनिज्म को जो पहले नंबर पे हमने शुरू में यूटिलाइज की थी, वो उसने उन ऑर्गेनिज्म को इस काबिल कर दिया कि उन्होंने अपने जेनेटिक्स चेंज कर लिए, म्यूटेशंस कॉज कर लिए अपने अंदर, और रेजिस्टेंस कॉज कर ली, जिसकी वजह से अगर हम इन फ्यूचर कोई एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो वो उनके ऊपर असर नहीं उसमें आ जाता है प्रिस्क्राइबिंग एरर में। ये उसको अगर उसने खुद या तो सेल्फ मेडिकेशन कर ली, या उसको गलत प्रिस्क्राइब किया गया फ्रॉम द साइड ऑफ फिजिशियन, फार्मासिस्ट और इवन के नर्सेज वगैरह। उसके अलावा है ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल, अब ये जो डिस्पेंसिंग जो फार्मासिस्ट होता है या टेक्नीशियन होता है, उसके ऊपर है कि वो ट्रांसक्रिप्ट कैसे करता है, उसको रीड कैसे करता है प्रिस्क्रिप्शन को। अगर वो इनकरेक्ट इनकरेक्ट वे में उसको रीड करता है, कोई लिखी मेडिसिन कोई सी है, वो उससे मिलती जुलती लुक अलाइक, उसके अलावा साउंड अलाइक मेडिकेशन जो है वो उसको दे दे उसको, लेकिन उसके इफेक्ट जो है बिल्कुल कॉन्ट्रैरी हो, जो उसको चाहिए थी उसके अगेंस्ट हो, जो उसको दी गई है मेडिकेशन उसके, तो इस तरह की जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एरर्स की वजह से जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसमें लुक अलाइक मेडिकेशन जो है वो दे सकते हैं उसको, जिसकी पैकिंग सेम होगी, सही है। उसके अलावा अगर साउंड अलाइक हैं, जिनके स्पेलिंग सेम होंगे, प्रोनाउंसिएशन साउंड लाइक होगी, सेम होगी। यार सर, ये जो एप्स आपने बताई हैं वो एक्टिवेट कैसे होंगी, लॉगिन? ये आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपकी जो क्रीडेंशियल्स वगैरह हैं, आपका नाम हो गया, पासवर्ड, और उसके अलावा आपकी जो क्या जीमेल है वो आप पुट करेंगे, यूजर नेम वगैरह, उसके अलावा प्रोफाइल कंप्लीट अगर आप करेंगे, तो उसके बाद जो है ये किसी किसी में होगा, रेयरली एप्स में होगा, वरना तो ऐसा है कि वो खुद ब खुद ही, मतलब आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो वो ऐसा, उसके बाद आप उनको यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। किसी किसी में अगर होता भी है तो वो क्या होगा कि आप अपने जो क्रेडेंशियल्स है, आपका नाम हो गया, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह, आपका जीमेल आईडी, ये सब आप प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप इनको यूज कर सकते हैं। सही है। तो नेक्स्ट अब इसमें देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन। यार एक तो है, इस फाइल में है, इंशाल्लाह आपको फाइल मिलेगी ना, एक लेक्सिकॉम्प है, एक माइक्रोमेडिक्स है, और एक और है थर्ड, अभी मेरे माइंड में नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बता दूंगा। लेक्सिकॉम्प, उसके अलावा माइक्रोमेडिक्स, इसके अलावा और भी हैं।
सही है। तो ट्रांसक्रिप्ट अगर उसने सही नहीं किया उसको प्रिस्क्रिप्शन को, तो उसकी वजह से भी एरर हो सकते हैं। इसके एग्जांपल में है प्रिस्क्रिप्शन फॉर लिसिनोप्रिल 10 mg is transcribed as is read as लिपिटोर 10 mg। अब स्पेलिंग्स जो है ना, एल आ रहा है, आई आ रहा है, उसके अलावा उसमें ओ भी आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, पी आ रहा है, पी आ रहा है, दोनों में। तो क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो फिजिशियन जो है इस तरह का, इनको उसकी हैंड राइटिंग इस तरह की होती है कि वो जो डिस्पेंसर होता है वो टेक्नीशियन भी हो सकता है, वो फार्मासिस्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि उसको डिस्पेंस कर रहा होगा। तो उसके लिए रीड करना मुश्किल होगा, वो इसको मिसअंडरस्टैंड करेगा, रॉन्ग ट्रांसक्राइब इसको करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि गलत मेडिकेशन दे देगा, और मेडिकेशन एरर जो है वो यहाँ पे अकर हो जाएगा। तो क्या होगा कि लिसिनोप्रिल जो है वो एक अलग मेडिसिन है, लिपिटोर एक अलग मेडिसिन है, तो दोनों के अलग अलग सेपरेट इनकी इंडिकेशंस हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट हैं। तो इस तरह को, इसको अगर हम बिंग फार्मासिस्ट अगर कंसीडर करें, इमेजिन करें, तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन उसके लिए प्रोड्यूस होगी कि एक तो बीमारी उसे ऑलरेडी है ही, उसके लिए उसको जो ट्रीट करने के लिए मेडिसिन है उसको दी नहीं गई, और फिर क्या हुआ, उस पे सोने पे सुहागा क्या कर दिया गया कि किसी और बीमारी की उसको जो है ना मेडिसिन दी गई, जो कि उसके अंदर एक्चुअली है ही नहीं। तो वो मुख्तलिफ बीमारियां उसमें जाके कॉज करेगी। पहली बीमारी तो उसको उसकी ट्रीट की नहीं गई, उसके साथ साथ दूसरी बीमारी भी उसमें जो है ना वो उन मेडिसिन की वजह से प्रोड्यूस हो जाएगी, जिनकी बीमारी उनमें थी ही नहीं, और उनको ऐसे यूज कर लिया गया था। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें टेक्निक या डोज आ जाती है, डोज आपने कम या ज़्यादा दे दी, और एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक जो है ना वो नर्स ने कोई गलत यूज़ कर दी। इसमें एग्जांपल आ जाता है, नर्स एडमिनिस्टर्स मेडिकेशन बाय द रॉन्ग रूट, आईवी इंस्टेड ऑफ ओरल। कोई मेडिसिन थी जो कि उसको ओरल देने की थी, जैसे टैबलेट्स वगैरह होती हैं, तो उसने क्या कर दिया, उसको उसका पेस्ट बना के ग्राइंड करके, और जनाब उसको डाइल्यूट करके, और उसके इन्फ्यूजन की फॉर्म में या उसमें सिरिंज के अंदर फिल करके, और जनाब उसमें पेशेंट में इंजेक्ट कर दी, एडमिनिस्टर कर दी। तो अब क्या होगा कि वो एक पाउडर फॉर्म में तो नहीं आएगी, अगर वो नर्स अगर अपने उसमें प्रैक्टिसिंग एरिया में उसको वो कर रही है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड जो है उसके पास ग्राइंडर और इस तरह के होंगे, जिनके वजह से वो ग्रैन्यूल्स वगैरह होंगे उसमें, स्टिल जितना भी वो उसको ग्राइंड कर ले, क्योंकि एक इंडस्ट्री में जो ग्राइंड होके हमारे पास अगर पाउडर फॉर्म में कोई आती है इंजेक्टिबल, तो बिल्कुल पीसी हुई होती है, उसमें पाउडर फॉर्म में ही होती है, ग्रैन्यूल्स टाइप नहीं होते। तो इस केस में क्या होगा कि ग्रैन्यूल्स टाइप्स होंगे, और जो है ना वो उसको इंजेक्ट अगर किया जाएगा ब्लड में, तो वो ब्लड में जो है वो ब्लॉकेड होगी ब्लड वेसल्स की, क्योंकि वो उसमें होता है बहुत क्या बोल सकते हैं, नेकेड आई वाला उनका जो है वो माइक्रो साइज होता है। तो वो ग्रेन्यूल्स जो है वो इस तरह की खराबियां प्रोड्यूस करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को रोक सकती हैं, या फिर किसी ऐसे सेल में वो सर्कुलेट करेंगी, ब्लड सेल्स के अंदर। तो इस तरह की काफी जो है वो लिथल कंडीशंस तक भी ये कॉन्सिक्वेंसेस पहुंच सकते हैं, किस वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की एरर की वजह से ड्रग के। एग्जाम्पल आ गई कि वही जो उसने ओरल लेना था, उसने पेशेंट ने ओरल लेना था, लेकिन उसने जो है वो उसको उसमें दे दिया, आईवी दे दिया, इसकी वजह से ब्लड में अंदर उसके वेसल्स की ब्लॉकेट करवा सकता है, बिकॉज ऑफ उसकी इम्प्रॉपर ग्राइंडिंग। तो ये है कि उसमें स्टिल ग्रेन्यूल्स हैं, वो इस तरह की जो बल्क मैसेज हैं वो इस तरह के अभी फिलहाल अभी भी हैं, तो उसको क्या होगा कि ब्लड में फिर खराबियां पैदा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग उसी ट्रांसक्रिप्शन वाले में ही फॉल करता है, लिटिल बिट डिफरेंस है इसमें, रॉन्ग मेडिकेशन और डोजेज इसमें भी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ जाता है। ये तकरीबन जो है वो सारी टर्म्स जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। सही है, तो आपने डिफरेंशिएट इनको खुद से करना है। इसके अलावा जो है अल्टीमेटली मॉनिटरिंग है, इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग फॉर साइड इफेक्ट्स और फेलियर टू एडजस्ट मेडिकेशन। मॉनिटरिंग में क्या अभी मैंने बताया था आपको कि उसमें आपने देखना है कि वो सही से मेडिसिन ले रहा है पेशेंट या नहीं ले रहा, टाइम पे ले रहा है या नहीं ले रहा, सही डोज ले रहा है या नहीं ले रहा। उसके अलावा जो है वो अपने मेडिसिन के साथ कितना अधेयर्ड है, उसके लिए कितनी जो है वो उसके साथ क्या बोल सकते हैं, वो कितनी रेगुलर बेसिस पे अपनी मेडिकेशन वगैरह को टाइमली एडमिनिस्टर कर रहा है, यूज कर रहा है। तो उसमें भी उसके अलावा साइड इफेक्ट्स उसने आपने उसके मॉनिटर करने होंगे,
डोज एडजस्टमेंट की अगर नीड है तो वो आपने देखनी होगी, तो ये सारी मॉनिटरिंग में आ जाती है। अगर ये भी नहीं हो रही प्रॉपर तो क्या होगा, मेडिकेशन एरर्स होंगे। तो ये नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर्स। इसमें जो है वो ओमिशन एरर्स हैं, मिस्ड डोजेस और फेलियर टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। या कोई ऐसा नर्सिंग स्टाफ है जो कि सही से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहा, तो उसने जो है ना छोड़ दिया पेशेंट को ऐसे ही। सही है। उसके अलावा जो है वो कोई डोज उसकी मिस हो गई पेशेंट की, वो भूल गया या किसी ऐसी वजह से। तो इस तरह के जो एरर्स हैं मेडिकेशन के ट्रीटमेंट के, उसको बोलते हैं ओमिशन एरर्स। सही है। उसके अलावा है रोंग टाइम एरर्स। ये उसने सुबह में लेनी थी मेडिसिन, उसने शाम में ले ली। तो अब क्या था कि जो मेडिसिन मेडिसिन जो है वो दिन में उसने लेनी थी, उसने रात में ले ली, तो क्या होगा कि उसकी जो स्लीपिंग हैबिट है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सही है कि अगर, तो ऐसा है कि उसने मतलब मेडिकेशन में जो एक डिजीनेस है, सीटेशन टाइप है, उसने रात में लेनी थी, क्योंकि अगर वो दिन में लेता है तो उसे नींद आएगी। रात में लेगा, सही है, वो सो जाएगा। सही है, वो मेडिसिन का जो एक इफेक्ट है सीडेशन वाला, वो भी नॉर्मली होगा। अगर वो दिन में ले लेता है सीडेशन वाली मेडिसिन, जैसा कि मोस्टली ऐसा एंटी एलर्जिक्स में होता है, सही है, तो क्या होगा कि अगर वो डेली टास्क उसने अपना किसी जॉब परफॉर्म करनी है, ड्राइविंग वगैरह, तो उसमें उसके लिए डिफिकल्टी होगी, वो उसको बार बार नींद आएगी। अगर वो एंटी एलर्जिक दिन में यूटिलाइज कर लेता है तो उसको नींद आएगी, या क्योंकि उसमें डिजीनेस है। तो इस तरह के मेडिकेशन एरर्स भी हो रहे होते हैं, रॉन्ग टाइम एरर्स के परस्पेक्टिव में आते हैं। उसके अलावा है अंडर अनऑथराइज्ड ड्रग एरर्स। अनऑथराइज्ड ड्रग है, इसमें यह है कि रॉन्ग डोज एंड कैलकुलेशन। इसमें फिर रॉन्ग डोज चली जाती है, या कैलकुलेशन वगैरह जो हम कर रहे होते हैं पीड्स पेशेंट्स में, बच्चों में, उनमें केजी पर एमजी, सॉरी, एमजी पर केजी जा रही होती है पेशेंट्स में, उसको कैलकुलेट करना होता है बाकायदा। इंशाल्लाह अगर आपका ये इन फ्यूचर एनकाउंटर होता है, इससे प्रैक्टिस में आते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि उसमें डोज कैलकुलेट करनी होती है पेशेंट में भी। और इवन कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं, तो उनको हम जो मार्केट में जो ऑलरेडी जो अवेलेबल मेडिसिन हैं, वो एज सच हम उनको नहीं यूटिलाइज करवा सकते, एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है बिकॉज ऑफ एज या बिकॉज ऑफ डिजीज, वो काफी तरह से मुतासिर हो चुकी होती है। तो जिसकी वजह से अगर हम उसको सेम जो मेडिसिन मिल रही है मार्केट में, जो कि एक हेल्दी या एडल्ट इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स के लिए है, जिनमें कोई सीवियर कंडीशन, जिनकी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, उनके लिए वो नॉर्मल है। जो मार्केट में आई है वो उसको ऐसा यूज करवाना। लेकिन डोज के परस्पेक्टिव में अगर देखा जाए, अगर हमारे पास 50 mg में, लास्ट टाइम भी मैंने एक एग्जांपल दी थी लास्ट क्लास में, कि 50 mg में एक अगर हमारे पास टैबलेट आ रही है, और उसको पेशेंट को जो रिक्वायर्ड है वो है नीड्स के मुताबिक उसकी, वो रिक्वायर्ड है 25 mg, तो वो एक फार्मासिस्ट का रोल आता है फिर उसका। उसको फार्मासिस्ट ने या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको कंसीडर करते हुए टैकल करना होगा। सही है। तो इस तरह की जो डोज के एरर आ सकते हैं, या बाकी एरर आ सकते हैं, जैसे रॉन्ग टाइम का डिस्कस किया, या फिर हमने ओमिशन टाइप, इस तरह के। उसके अलावा इम्प्रॉपर डोज एरर्स, डोज कैलकुलेशन अनऑथराइज में आ जाता है। इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन नॉट प्रिस्क्राइब, सॉरी मैंने आपको गलत डिस्कस कर दिया था उसमें। तो अनऑथराइज में आ जाता है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन नॉन प्रिस्क्राइब, बिल्कुल। अगर तो सर एक तो सेल्फ मेडिकेशन में भी ऐसा और होता है, दूसरा नर्स जो है वो अपनी मर्जी से, अपने वो होता है ना ऐसा हॉस्पिटल्स वगैरह में, कि वो बोलता है कि क्या तुम डॉक्टर से जो है ना वो
तो टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर्स में हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे है वो है इम्प्रॉपर डोज एरर्स। जिसमें क्या होता है कि बल्कि हम डिस्कस कर रहे थे अनऑथराइज्ड ड्रग एरर्स। इसमें नर्स वगैरह जो है वो अपनी मर्जी से उसको अपने नॉलेज की बेसिस पे पेशेंट को प्रिस्क्राइब मतलब बोल देता है कि आप ये मेडिसिन जो है वो यूज करो। इसमें क्या होता है कि उसके पास अथॉरिटी तो नहीं है, अथॉरिटी तो डॉक्टर फिजिशियन के पास है कि वो उसको पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब करे मेडिसिन। लेकिन नर्स जो है वो अपने नॉलेज की बेस पे या किसी भी वजह से उसमें कोई मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर कर देता है। तो ये होगी अनऑथराइज्ड ड्रग एरर्स में इसको काउंट किया जाएगा। इसके अलावा है इम्प्रॉपर डोज एरर्स, जिसमें रॉन्ग डोजेज और कैलकुलेशन आ जाती है। इम्प्रॉपर डोज एरर्स में डोज जो है वो रॉन्ग जाएगी, उसमें कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई। या इंजेक्टिबल्स में ऐसा होता है कि उसकी जो सिरिंज वगैरह होते हैं उसमें जब उसको फिल कर रहे होते हैं तो उसमें जो सॉल्यूशन होता है उसका वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह की डोज कैलकुलेशन जो है उस तरह की एरर्स में आ जाते हैं इम्प्रॉपर डोज एरर्स में। एग्जाम्पल जो है पेशेंट रिसीव्स एन ओवरडोज ऑफ इंसुलिन ड्यू टू ए कैलकुलेशन एरर। लास्ट टाइम लास्ट